Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, Ali Hassan, your chemistry teacher. And welcome to my YouTube channel, Chemistry with Ali Hassan. और कुछ याद हो या ना हो चैनल का नेम तो आप लोगों को अब तक याद हो गया होगा। चलो सर, अली से केमिस्ट्री पढ़ने का कोई तो फायदा हुआ कि आप लोगों को मेरे चैनल का नेम याद हो गया। अच्छा, पिछले कुछ दिनों के अंदर जो है मुझे जो स्टूडेंट्स के अंदर या स्टूडेंट्स का जो मुझे प्रॉब्लम मोस्टली देखने को मिला वो ये मिला कि बच्चे जो हैं वो मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि सर हमें अब एग्जाम्स करीब है, हमें समझ नहीं आ रहा कि तैयारी करें कैसे। हम बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रेस के अंदर हैं, बहुत परेशान हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सर तैयारी करें तो करें कैसे। इवन इतने मुश्किल या टफ हालात चल रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स के कि वो खुद को पास होता भी जो है वो नजर नहीं आ रहे। तो बेटा जी, आज मैं आपकी इसी प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन देने जा रहा हूँ कि एक तो आप ये देखें कि आप जो है पैनिक या स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर हैं, तो उस केस के अंदर तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल भी मत पढ़ें। उसकी रीजन क्या है कि आपका दिमाग जो है दिस इज फुल ऑफ स्ट्रेस, इसमें टेंशन बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस है, परेशानी है, सब कुछ आपके दिमाग के अंदर चल रहा है। इस एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसे है कि एक ग्लास है और उसको पानी से ऑलरेडी फिल है, भरा हुआ है, और आप उसमें जग से मजीद पानी डाली जाएंगे तो क्या होगा, वो पानी उस ग्लास से बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। सेम इज द केस विद योर ब्रेन कि आपका ब्रेन जब टेंशन और स्ट्रेस से फुल है और आप उसमें अगर कोई याद कर रहे हो या कोई नॉलेज एड अप करने की कोशिश कर रहे हो, डालने की कोशिश कर रहे हो, तो बेटा वो नॉलेज सारा कहाँ चला जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, इधर उधर निकल जाएगा। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं या आपको समझ नहीं आ रहा कि हम पास कैसे हो, तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन का तो ये सोल्यूशन है कि आप जो है ना वो काम करें जिस काम करने से आपको अच्छा लगता है या आपको इंटरेस्ट है। आप बाहर चले जाएं, थोड़ी देर खेल लें या बाहर निकल जाएं, फ्रेंड्स के साथ घूम फिर लें, आउटिंग आउटिंग कर लें, थोड़ी सी आउटिंग शाउटिंग कर लें, जो भी आप करना चाहें वो काम करें। अपने आप को रिलैक्स करें, रिलैक्स करके जो है अपने माइंड को फ्रेश करें। देखिए, जब आपका माइंड फ्रेश होगा ना फिर आप टॉपिक याद करने बैठेंगे। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपको घंटा 2 घंटे भी लेके बैठे रहेंगे ना, आपको कख पल्ले नहीं पड़ना। लेकिन जब माइंड फ्रेश होगा, रिलैक्स होगा, फिर आप उसी टॉपिक को लेके बैठेंगे और आप पढ़ रहे होंगे तो विद इन 10 to 15 मिनट्स वो टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक है। अब जहां तक ये सवाल आता है कि भाई हम सब पास कैसे हों, तो पास होने का तो बेटा एक ही सोल्यूशन है, वन एंड ओनली सोल्यूशन, दैट इज केमिस्ट्री विद अली हसन। आप यूट्यूब पर जाएं, सर्च करें, वहां पर आपको मिलेंगे स्मार्ट प्रिपरेशन प्लान। आप उन प्लान्स को फॉलो अप करें। मेरा जो लीस्ट प्लान है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कहते हैं कि हम पास नहीं हो सकते, उनके लिए मेरा 6 चैप्टर्स का प्लान है। वो 6 चैप्टर्स के प्लान को फॉलो अप करें, वही 6 चैप्टर तैयार कर लें। अच्छा, उन चैप्टर्स के अंदर से भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनकी वीडियोस भी मैं अपलोड कर चुका हूं। आप 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे आपको टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएंगी। आप उन टॉप वीडियोस को 10 मिनट्स की वीडियो है, कोई मैक्सिमम 15 मिनट्स की वीडियो है, आप उन वीडियोस को वॉच करें। वो टॉपिक अंडरस्टैंड होने के साथ साथ आपको मेमोराइज भी होगा। देखिए, जब कोई टीचर आपको चीज समझाता है ना, तो वो सिर्फ समझा नहीं रहा होता, वो आपको याद भी करवा रहा होता है। वही चीज अगर आप खुद से पढ़ने बैठेंगे ना बुक पे, तो फिर एक ही हाल होता है कि आपको समझ वमझ तो कुछ नहीं आ रही होती, फिर आप रट्टा लगा रहे होते हैं। तो रट्टा तो है, तो आपको जब भी भूला, एक लाइन भूली, तो आप जो है फिर से कहते हैं ना स्लिप होके आप गड्ढे में गिर जाएंगे। वो सिचुएशन होगी एग्जाम में। सो इट्स बेटर कि आप सारा दिन फोन के ऊपर रील्स देखते हैं, यूट्यूब इंस्टा रील्स पर घंटों जाया कर देते हैं, इतना टाइम फोन पे वेस्ट करते हैं कि आंखों के नीचे हल्के पड़ने लग जाती है। सो उससे बेहतर है कि काम की चीज देख लें। आप 10 से 15 मिनट की वीडियोस वॉच करें, टॉपिक को अंडरस्टैंड करें और आपको ऑटोमेटिकली मेमोराइज भी हो जाएगा। तो इस तरीके से पैनिक ना हो, स्ट्रेसफुल ना हो, जस्ट अपने आप को रिलैक्स करें, फ्रेश करें, मेरी वीडियोस वॉच करें, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को आप स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है, आप अच्छे मार्क्स के साथ पास आउट हो जाएंगे। आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 11 जो है उसका टॉपिक लेके आऊं फर्मेंटेशन का। फर्मेंटेशन का प्रोसेस बेसिकली किया जाता है एथेनॉल की प्रिपरेशन के लिए, कि हम कैसे एथेनॉल को तैयार कर सकते हैं। आइए चले आपको टॉपिक समझा देता हूं। फर्मेंटेशन बेटा जी बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के जरिए हम लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स को स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। आसान लफ्ज़ों में अगर फर्मेंटेशन कोई भी आपसे पूछे तो आप उसको ये बोलेंगे। अच्छा, फर्मेंटेशन वर्ड जो है इसका ओरिजिन मैंने यहाँ पर राइट किया। फर्मेंटेशन वर्ड जो है ना, फर्मेंटेशन ये निकला है फर्वर से। फर्वर का मतलब क्या होता है, बॉयल। ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन, जो बुक वाली डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पर राइट कर दिया कि आप बायोकेमिकल प्रोसेस which occurs in the presence of certain enzymes। एक ऐसा प्रोसेस जो किसकी मौजूदगी में होता है, एंजाइम्स की मौजूदगी में। एंजाइम्स कहां से मिलते हैं, एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यीस्ट। यानी कि फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर आप यूज करेंगे यीस्ट को। यीस्ट क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यीस्ट हमें प्रोवाइड करेगा एंजाइम्स,
और एंजाइम्स क्या करेंगे, हमारे फर्मेंटेशन के प्रोसेस को करवाने में हेल्प आउट करेंगे। अब यीस्ट की मैंने थोड़ी सी कहानी यहाँ पर लिख दी है, वैसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि यीस्ट है क्या, तो मैंने यहाँ पर राइट कर दिया कि माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फंगस, स्मॉल साइज का है, एक सेल पर मुश्तमिल एक फंगस है। कई दफा ब्रेड को भी लग जाता है आपके पास, उसको भी हम यही कहते हैं, फंगस लगा होता है, ब्रेड आपकी जो है वो ग्रीन होना स्टार्ट हो जाती है, सारी फ्रिज में पड़ी होती है, अगर काफी दिन पड़ी रहे तो। वैसे तो खाने पीने वाले बंदे हो तो 2-4 दिन में खत्म हो जाती है, फिर दोबारा लानी पड़ती है, आजकल तो वैसे काफी महंगी हो गई है, लेकिन कोई नहीं, मजबूरी है, लानी पड़ती है। इट प्रोवाइड्स एंजाइम्स लाइक इन्वर्टेज, डायमीन एटसेट्रा नीड फॉर फर्मेंटेशन। अब मैंने ये रोल ऑफ यीस्ट लिखा है, व्हाई वी आर यूजिंग यीस्ट। यीस्ट क्या प्रोवाइड करेगा, एंजाइम्स प्रोवाइड करेगा। कौन कौन से एंजाइम्स, इन्वर्टेज, जाइमेज, ये तो एंजाइम्स जो है आपको फर्मेंटेशन करवाने के लिए चाहिए। फिर मैंने लिखा नो यीस्ट नो फर्मेंटेशन। यहां से आप फर्मेंटेशन यीस्ट की इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यीस्ट नहीं होगा तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यीस्ट नहीं होगा तो एंजाइम्स नहीं होंगे, एंजाइम्स नहीं होंगे तो फर्मेंटेशन भी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, मैंने राइट की है ऑप्टिमम कंडीशंस या नेसेसरी कंडीशंस। इस प्रोसेस के लिए कुछ कंडीशंस हैं, कौन कौन सी हैं? फर्स्ट कंडीशन इज प्रॉपर इरेशन। इरेशन का मतलब होता है एयर या ऑक्सीजन, यानी कि इस प्रोसेस को करवाने के लिए आपको जो है एयर या ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आपको एयर जो है या प्रॉपर ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप एक लिमिट से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर सकते। उसकी रीजन क्या होती है? क्योंकि आप बना रहे हैं एथेनॉल। अच्छा, अगर ज्यादा ऑक्सीजन आप प्रोवाइड कर देंगे एक लिमिट से ज्यादा, तो एथेनॉल बनने के बाद फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगी एसिटाल्डिहाइड के अंदर। तो हम तो एथेनॉल को बनाने निकले थे, लेकिन बन क्या गया? एसिटाल्डिहाइड। तो आपने ऑक्सीजन एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर प्रोवाइड करनी है, ना ज्यादा प्रोवाइड करनी है ना कम प्रोवाइड करनी है। ज्यादा प्रोवाइड करेंगे तो आपकी एथेनॉल एसिटाल्डिहाइड के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगी। ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का प्रोवाइड करेंगे। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पर एंजाइम्स मैक्सिमम अमाउंट के अंदर प्रोडक्ट दे रहे होते हैं, या आप ये कहें कि एंजाइम्स अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है वो शो अप कर रहे होते हैं, तो इस टेम्परेचर पे एंजाइम्स जो है वो एफिशिएंट हो जाते हैं। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन है उसको आप डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट कैसे करेंगे? बाय एडिंग द वाटर। कि अब उसकी क्या रीजन होती है? अगर आपका सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा, उसमें पानी कम होगा, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर जो एंजाइम है वो क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव हो जाती है। अगर एंजाइम्स इनएक्टिव हो गए तो आपकी फर्मेंटेशन नहीं हो पाएगी। लास्ट लिखा एब्सेंस ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? डिफरेंट फूड्स, जो आप टिन फूड ले रहे होते हैं या टिन कैंस ले रहे होते हैं, उसके अंदर लिखा होता है प्रिजर्वेटिव इन्होंने ऐड किया हुआ है। प्रिजर्वेटिव का वर्ड निकला है प्रिजर्व से, ये जो खाने को बचाता है या खराब होने से बचाता है। अच्छा, प्रिजर्वेटिव करता क्या है? प्रिजर्वेटिव उस फूड के अंदर मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको खत्म कर देता है। अब अगर मैं अपने फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर भी प्रिजर्वेटिव ऐड करूंगा तो ये प्रिजर्वेटिव क्या करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करेगा। मेरे पूरे प्रोसेस के अंदर एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या है? यीस्ट। अच्छा, अब देखो, अगर ये यीस्ट ही खत्म हो जाएगा तो फिर हमें एंजाइम्स भी नहीं मिलेंगे। अगर एंजाइम्स नहीं मिलेंगे तो प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन भी वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। अब रॉ मटेरियल्स क्या हैं? कौन कौन से मटेरियल्स आप इस्तेमाल करके एथेनॉल बना सकते हैं? एक तो है बेटा जी मोलेसिस, और दूसरा है आपके पास स्टॉक। पहले हम एथेनॉल को प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम मोलेसिस से। मोलेसिस देखिए मैंने आगे राइट किया है, सोर्स ऑफ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड सुक्रोज। मोलेसिस जो है इसके अंदर ग्लूकोज भी मौजूद होता है, फ्रुक्टोज भी मौजूद होता है और सुक्रोज भी मौजूद होता है। मोलेसिस है क्या? दिस इज बेसिकली अ रेजिड्यू, डार्क ब्राउनिश विस्कस लिक्विड। डार्क ब्राउन कलर का ये गाढ़ा सा लिक्विड होता है, जैसे हनी नहीं होता शहद, उस तरह का एक विस्कस लिक्विड होता है। मिलता कैसे है आपको? obtained आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। जब आप शुगर के क्रिस्टल बनवाते हैं तो उस प्रोसेस के दौरान आपको क्या मिल जाता है? मोलेसिस। शुगर के क्रिस्टल्स कहां से बनाते हैं? कंसंट्रेटेड शुगर कैन जूस। गन्ने से जब हम चीनी बना रहे होते हैं तो इस प्रोसेस के दौरान जो एंड में रेजिड्यू बन जाता है उसको हम क्या नाम दे देते हैं? मोलेसिस का नाम दे देते हैं। फिर अगला पॉइंट मैंने लिखा कि मोलेसिस अंडरगो फर्मेंटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। कि जो मोलेसिस है फिर हम इसकी क्या करवाते हैं? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन करवाने के लिए हम उसमें एंजाइम्स ऐड करते हैं और फिर वो मोलेसिस किस में कन्वर्ट हो जाता है? एथेनॉल के अंदर। व्हाट इज एथेनॉल? एथेनॉल जो है बेसिकली अल्कोहल है जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। और डेली लाइफ के अंदर जब हम बात कर रहे होते हैं या पढ़ा रहे होते हैं, जब भी अल्कोहल का वर्ड आता है बच्चे कहते हैं सर ये वही शराब वाली अल्कोहल है। तो डेली लाइफ में अल्कोहल का मतलब क्या होता है? एथेनॉल होता है। तो जब भी आप डेली लाइफ में अल्कोहल की बात करें इट मींस
एथेनॉल की बात हो रही है, इसको आप ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी कि टोनिशन होने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। रिएक्शंस पे आ जाती हैं बेटा। मोलासिस का फॉर्मूला होता है C12H22O11। मोलासिस जो है ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। हमने यहाँ पर बता दिया था कि फर्मेंटेशन करवाने के लिए सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना पड़ेगा। डाइल्यूट करने के लिए इसके अंदर हम वाटर ऐड करते हैं। देखो अगर मैं वाटर नहीं ऐड करूंगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ही रखूंगा, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाएंगे। एंजाइम्स अगर इनएक्टिव हो गए तो फिर आप जो है फर्मेंटेशन का प्रोसेस नहीं करवा सकोगे। तो यहाँ पर ये देखें वाटर ऐड किया, फिर मैंने ऐड किया इसमें यीस्ट। यीस्ट मैंने बताया सोर्स ऑफ एंजाइम्स है। ये कौन सा एंजाइम प्रोवाइड करेगा? इनवर्टेज। एंड में वर्ड एज आ जाए ना, एज एएससी एज, इट मींस किसकी बात हो रही है? एंजाइम की बात हो रही है। तो ये वाला जो मोलासिस है ये ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में। ये दोनों का फॉर्मूला सेम है, C6H12O6 C6H12O6, लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्यों? क्योंकि दोनों में दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो दीज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। खैर फिर हम यहाँ से ग्लूकोज को पकड़ते हैं और ग्लूकोज के अंदर यीस्ट ऐड करते हैं। यीस्ट कौन सा एंजाइम प्रोवाइड करता है? जाइमेज। फिर ग्लूकोज जो है इसमें कन्वर्ट हो जाता है एथेनॉल में C2H5OH और साथ में क्या बन जाती है? CO2। बैलेंस करने के लिए देखें यहाँ पर कार्बन के 6 एटम्स थे, 2 मैंने यहाँ पर ऐड किया, 2 2 4, और हाइड्रोजन अगर आप देखें यहाँ पर 12 है, इसलिए 2 मैंने यहाँ पर भी लगा दी, 2 2 4 और 2 6। हाइड्रोजन देखें अगर आप 2 5 10 और ये 2 इस H के साथ लगे तो 2 ये हो गए 10 और 2 12। ऑक्सीजन यहाँ पर 6 थे, ऑक्सीजन देखें अगर आप 2 2 4 और 2 यहाँ पर 6 आपके पूरे हो गए। तो इस तरीके से हमने मोलासिस को इस्तेमाल करते हुए एथेनॉल जो है इसको तैयार कर लिया। दूसरा जो हमारा रॉ मटेरियल है वो है स्टार्च। हम फ्रॉम स्टार्च एथेनॉल की प्रिपरेशन देखेंगे। स्टार्च पहले तो आप ये देखें कहाँ कहाँ पाया जाता है। अगर हम डेली लाइफ में देखें, पोटैटोज जो है आपके पास उसके अंदर स्टार्च होता है। उसके बाद जो बार्ले है आपके पास, जिसे आप जो कहते हो आम जुबान में, उसके अंदर मौजूद होता है। उसके अलावा आपके पास जो मेज है, मेज वाला क्या होता है आपके पास? छल्ली नहीं होती, छल्ली, भुट्टा जिसे आप कहते हो भुट्टा, उसके अंदर भी क्या मौजूद होता है? स्टार्च मौजूद होता है। अब हम क्या करेंगे? हम पहले स्टेप में स्टार्च की हाइड्रोलिसिस कराएंगे, उससे कन्वर्ट करेंगे माल्टोज में। ये बेटा आपके पास आ गया स्टार्च C6H10O5N। ये लार्ज साइज का मॉलिक्यूल होता है, इसलिए हमने यहाँ पर N राइट कर दिया। तो C6H10O5, इसके अंदर वाटर डालेंगे। क्यों? क्योंकि स्टार्च का भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में एंजाइम्स इनएक्टिव होंगे, इसलिए पहले इसको डाइल्यूट करो। पानी डालोगे, फिर यीस्ट डालोगे, यीस्ट एंजाइम प्रोवाइड करेगा डायास्टेट, और इस तरीके से आपका जो स्टार्च है कन्वर्ट हो जाएगा C12H22O11, यानी कि माल्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर कार्बन के 12 एटम्स थे, यहाँ पर 6 थे, इसलिए मैंने 2 लगाया, 6 2 12। हाइड्रोजन वहां कितने थे? 22। तो आपके पास कितने हो गए? 2 10 20, 20 और 2 22, और ऑक्सीजन 11 थे, तो 2 5 10 यहाँ पर हो गए, और एक ऑक्सीजन एटम ये 11 आपके पूरे हो गए। ये आपके पास बन गया माल्टोज। अब अगले स्टेप में आपने क्या करवानी है? फर्मेंटेशन ऑफ माल्टोज। अब माल्टोज की फर्मेंटेशन करवाएंगे। ये उठा के नीचे लिखा C12H22O11, इसमें वाटर ऐड किया, यीस्ट ऐड किया, यीस्ट ने एंजाइम प्रोवाइड किया माल्टेज। तो माल्टोज से याद रखना कि माल्टोज के अंदर कौन सा एंजाइम ऐड करोगे आप? माल्टेज। तो इस तरीके से माल्टोज टूटेगा किसमें? C6H12O6। ये क्या है? ये ग्लूकोज है जो आपके पास पिछले स्टेप के अंदर भी बना था। और फिर हम इस ग्लूकोज जो है C6H12O6 जो है, इसमें फिर यीस्ट ऐड करेंगे, यीस्ट जाइमेज प्रोवाइड करेगा, ये टूट जाएगा C2H5OH एथेनॉल और CO2 में। दोनों प्रोसेस में अगर आप देखें बेटा, फर्क सिर्फ इतना आ रहा है कि यहाँ पर हमने मोलासिस को यूज किया था और वहां माल्टोज को यूज किया है। मोलासिस ब्रेक डाउन हुआ था ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, लेकिन माल्टोज टूटा है सिर्फ ग्लूकोज में। फिर हमने यहाँ से ग्लूकोज को पिक करके इसकी फर्मेंटेशन करा के एथेनॉल बनाई थी। दूसरा स्टेप यहाँ पर भी सेम है कि आपने ग्लूकोज लिया, उसमें यीस्ट डाला, यीस्ट ने जाइमेज दिया, और ग्लूकोज एथेनॉल और CO2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है, अल्कोहल ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन इज अप टू 12 to 14% जस्टिफाइड। ये जो पूरा फर्मेंटेशन का प्रोसेस मैंने करवाया, इससे मुझे कितनी परसेंटेज के अंदर एथेनॉल मिली? तो परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट कितनी होती है? 12% to 14%। इससे ज्यादा आप एथेनॉल फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू नहीं बना सकते। क्यों? अब उसकी रीजन क्या होती है? अगर हम बनाने पे आए तो क्या प्रॉब्लम आती है कि बियॉन्ड 14% अल्कोहलिक सॉल्यूशन एंजाइम्स बिकम
इनएक्टिव ड्यू टू कंसंट्रेटेड नेचर ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन। अच्छा आप ये देखें कि अगर आपके सॉल्यूशन के अंदर 14% एथेनॉल है तो मींस 86% पीछे क्या होगा, वाटर होगा, क्योंकि टोटल आपके पास परसेंटेज कितनी होती है, 100। अच्छा अब अगर आप 14% से आगे जाते हो तो नहीं मैं 20% एथेनॉल बनाऊंगा, नहीं, या मैं 30% एथेनॉल बनाऊंगा इससे, तो 30% एथेनॉल होगी, 70% क्या हो गया, वाटर। अब एथेनॉल की कंसंट्रेशन बढ़ने से सॉल्यूशन क्या हो रहा है आपका, कंसंट्रेटेड। अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो रहा है तो फिर उस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे। एंजाइम अगर इनएक्टिव होंगे तो फिर फर्मेंटेशन का प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो यही रीजन थी कि अगर आप इस रेंज से ज्यादा बनाना चाहोगे तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, कंसंट्रेटेड, और कंसंट्रेटेड होने की वजह से आपके पास जो है जो एंजाइम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने टर्म लिखी है रेक्टिफाइड स्पिरिट की। रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है, 95% एथेनॉल, यानी कि एथेनॉल सॉल्यूशन की अगर परसेंटेज कंसंट्रेशन 95% है तो 95% अल्कोहलिक सॉल्यूशन या एथेनॉलिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। ये कैसे मिलता है, यही जो आपके पास सॉल्यूशन आया होता है जिसके अंदर 14% एथेनॉल थी, इसकी आप डिस्टिलेशन करवाते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं, यानी कि आप इसको हीट अप करते हैं। हीट अप करने पे जो अल्कोहल है एथेनॉल, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78, वाटर का होता है 100, तो एथेनॉल जो है ये वेपर्स में तब्दील हो जाती है। फिर जो एथेनॉल के वेपर्स बनते हैं इनको हम आगे कंडेंस करके दोबारा किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, लिक्विड एथेनॉल में। ये प्रोसेस बार बार करवाने से जो एथेनॉल है उसकी परसेंटेज बढ़ती है, लाइक पहले 14% थी, फिर 50%, फिर 70, 80 करते करते आप 95% पे पहुंच जाते हो और आपके पास क्या आ जाती है, रेक्टिफाइड स्पिरिट आ जाती है। फिर नेक्स्ट टर्म आती है एब्सोल्यूट अल्कोहल। व्हाट इज एब्सोल्यूट अल्कोहल, एनहाइड्रस अल्कोहल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल। कि एब्सोल्यूट अल्कोहल ऐसे अल्कोहल कहते हैं जिसमें मॉइस्चर ना हो, वाटर कंटेंट ना होने के बराबर हो, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल। कुछ बुक में लिखा हुआ है 99.5% एथेनॉल को कहते हैं, कुछ में लिखा हुआ है 99.9% एथेनॉल को हम क्या कह देते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट में 95% एथेनॉल थी, एब्सोल्यूट अल्कोहल में 99.5% एथेनॉल है। तो ना इस रेक्टिफाइड स्पिरिट को एब्सोल्यूट अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या काम करते हैं, हम इस रेक्टिफाइड स्पिरिट के अंदर ऐड करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखें 95% एथेनॉल है तो 5% वाटर होगा, उस 5% वाटर को आप वहां से निकालेंगे तभी ये 95% एथेनॉल 99.5% एथेनॉल में कन्वर्ट होगी। आप उसमें क्या ऐड करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, एक हाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये इस रेक्टिफाइड स्पिरिट में मौजूद 5% वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और नीचे बैठ जाएगा सोल्यूशन के। इसको वहां से रिमूव कर लेंगे, रिमूव करने के बाद अभी भी आपकी एथेनॉल कितनी है, 95% है। इसको 99.5% कैसे बनाओगे, दोबारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे, फिर हीट करोगे, एथेनॉल के दोबारा वेपर्स बनेंगे, उनको फिर कंडेंस करोगे, कंडेंस करने के बाद आपके पास प्योर एथेनॉल आएगी विच इज 99.9%, और इसी को हम क्या कह देते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल कह देते हैं। तो इस तरीके से आप रेक्टिफाइड स्पिरिट को एब्सोल्यूट अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर लोगे। अभी जो एथेनॉल आपके पास बनी है, इस एथेनॉल को ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए लोग ना यूज करें, इसलिए हम इसकी डीनेचरिंग भी करते हैं। वो कैसे करते हैं, उसके लिए हम इस एब्सोल्यूट अल्कोहल के अंदर या इस एथेनॉल के अंदर क्या करते हैं, 10% मेथनॉल ऐड कर देते हैं और साथ में हम डाल क्या देते हैं, पिरिडीन डालते हैं, एसीटोन ऐड कर देते हैं। इस तरीके से जो आपकी एथेनॉल है वो डीनेचर्ड हो जाती है, यानी कि अब आप उसको ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर सकते, बल्कि आप उसका इंडस्ट्रियल यूज कर सकते हो। इंडस्ट्रियल यूज क्या कर सकते हो, इस एथेनॉल के मजीद भी आगे यूज है क्या, कि इससे आप डिफरेंट तरह की वार्निशेस बना सकते हो, या आप इससे टिंचर बना सकते हो। टिंचर नहीं होता, जैसे पायोडीन होती है, इस तरीके की चीजें आप इससे बना सकते हो। तो एथेनॉल आपके पास जर्मिसाइड भी होती है, जरासीम कश, डिसइंफेक्टेंट, इसके तौर पर भी आप इसको एथेनॉल को यूज कर सकते हो। और ये रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है इसका काम भी यही होता है, ये भी क्या होता है, आपके पास डिसइंफेक्टेंट होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फर्मेंटेशन का टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें और अपने कॉलेज फ्रेंड्स और कैडेट फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर अप करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।